Welcome back. So today we are going to continue our chapter 2 of class 8 of science. Okay, now in previous video we have studied about some important diseases in present days. For example, we have discussed about dengue. So these are the infectious diseases. So diseases are of two types, as we have discussed in our previous video and the video before previous video, that is in the first part of this chapter, that diseases are of two types, that is infectious and non-infectious. So we have covered about maximum infectious diseases. So which infectious diseases we have covered is dengue, malaria, and then we covered swine flu, and we talked about AIDS. Okay, so these were the infectious diseases caused by the some external infectious virus or bacteria. So one more infectious disease that we are going to talk today about is रेबीज. So रेबीज के बारे में हम आज बात करने वाले हैं. रेबीज नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? डॉग. ठीक है, डॉग के थ्रू ये डिसीज़ फैलती है. मतलब डॉग बाइट करेगा, डॉग, रैबिट या मंकी, कोई भी डॉग, रैबिट, मंकी, कैट, कोई भी अगर उसको इन्फेक्शन है, उस डॉग, कैट, मंकी या फिर रैबिट को, अगर उसने आपको बाइट कर लिया तो उसकी वजह से रेबीज नाम की एक डिसीज़ हमको हो जाती है. तो डॉग के पास क्या होता है, एक्चुअली डॉग को भी ये डिसीज़ कॉज करती है. जो वायरस है वो उसका वायरल डिसीज़ है ये, तो वो वायरस डॉग को डिसीज़ कॉज करेगा और डॉग्स कैन स्प्रेड टू ह्यूमन्स ऑल्सो. तो अगर वो बाइट करेगा तो वो इन्फेक्टेड डॉग वो हमको भी इन्फेक्ट कर सकता है. तो वायरस कहाँ एंटर करेगा? हमारे ब्रेन के अंदर एंटर कर जाता है. न्यूरॉन्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, पूरा जैसे नसों का या ब्लड वेसल्स का जो हमारे अंदर नेटवर्क है ना, जो ब्लड सप्लाई करता है, वैसे ही इम्पल्सेस, सिग्नल्स को सप्लाई करने का काम कौन करते हैं? न्यूरॉन्स करते हैं. छोटे छोटे जो पूरी बॉडी में नेटवर्क फैला हुआ है न्यूरॉन्स का, तो न्यूरॉन्स के थ्रू ये क्या हो जाता है, ये वायरस उसको पकड़कर, उस नेटवर्क को पकड़कर डायरेक्ट कहाँ चले जाएगा? हमारे ब्रेन के अंदर ये एंटर कर लेता है और ये हमारे ब्रेन पर काबू कर लेता है. इसकी वजह से एक दूसरी डिसीज़ हो जाती है अपने को, हाइड्रोफोबिया. ठीक है, हाइड्रोफोबिया. फोबिया मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का डर, और हाइड्रो मतलब वाटर. मतलब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? पानी से इंसान को डर लगने लगता है. कोई नदी, पॉन्ड या कोई बड़ा सा, अगर कोई बाल्टी, कभी कभी तो किसी इंसान को अगर पानी से भरी बाल्टी या कोई टब भरा हुआ है तो वहाँ उसके पास जाने से भी डर लगता है. तो इतना ज़्यादा उसको हाइड्रोफोबिया हो जाता है. ठीक है, तो हाइट का भी एक फोबिया होता है ना, ऐसी बहुत सारी चीज़ों का फोबिया होता है. तो यहाँ हम बात कर रहे हैं हाइड्रोफोबिया की. तो जिसको रेबीज़ होता है, ये एक सिम्टम है, उसको हाइड्रोफोबिया ज़रूर होता है. रेबीज़ एक तरह की फेटल मतलब जिससे डेथ, फेटल मीन्स विच कैन कॉज डेथ. तो डेथ हो सकती है रेबीज़ की वजह से. फेटलिटी कैन बी प्रिवेंटेड. अगर जान बचा सकते हैं हम, ऐसा नहीं है कि जान नहीं बचा सकते, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सही समय पर वैक्सीनेशन देना चाहिए. तो क्या बोलते हैं, अगर कुत्ते ने काट लिया, डॉग ने बाइट कर लिया, तो क्या करते हैं? फटाफट डॉक्टर के पास जाओ और 14 इंजेक्शन पेट में लगवानी पड़ती है. तो वो काय की इंजेक्शन लगवाते हैं भाई? वो हम वैक्सीनेशन लेते हैं. अब ज़रूरी नहीं है कि पेट में ही लगाएगा वो. अगर बहुत दिन हो चुके हैं, अगर आपको लेट हो गया है तो पेट में लगानी पड़ती है वो, नहीं तो फिर हम कहीं थाई पर या कहीं दूसरी जगह पर भी वो लगा सकता है डॉक्टर. सो वैक्सीनेशन के बारे में हम लोग आजकल बात कर रहे हैं, बहुत बात हो चुकी है. वैक्सीनेशन मतलब क्या है? एक तरीके का प्रिवेंटिव मेजर है. मतलब वायरल इन्फेक्शन होने के पहले वैक्सीन हमेशा वायरस को ही मारने का काम करती है, बैक्टीरिया को मारने का काम नहीं करती है. तो वैक्सीनेशन क्यों लेते हैं हम? प्रिवेंटिव मेजर होती है एक तरीके से. मतलब पहले से ही हम लोग वैक्सीन ले लेंगे, जिसकी वजह से वायरस आएगा भी तो हम उसको मारने के लिए हमारे पास इम्यूनिटी स्ट्रांग हो चुकी होगी. तो वैक्सीनेशन के बारे में हम फिर कभी बात करेंगे. तो सिम्टम दिखने के पहले, मतलब हाइड्रोफोबिया या दूसरे सिम्टम दिखने के पहले अपने को क्या चाहिए? वैक्सीनेशन लेना जरूरी है. तो सिम्टम कब दिखेंगे अपने को? ये सारे 90 to 175 डेज ऑफ डॉग बाइट, मतलब जिस दिन हमको डॉग ने काटा है उसके लगभग 90 से लेके 175 दिनों के बीच में हमको क्या होता है? सिम्टम दिखना डिसीज़ का स्टार्ट हो जाता है. तो यहाँ पर अभी सिम्टम क्या होते हैं इसके? तो पहला सिम्टम है भाई इसका, फीवर फॉर 2 to 12 वीक्स. मतलब 2 से लेके 12 हफ्तों तक, हम इतने हफ्तों तक हमको, मतलब लगभग 4 महीने तक हमको बुखार रह सकता है. तो ये हम बोल सकते हैं कि भाई रेबीज़ है. एक्सागरेशंस इन बिहेवियर, मतलब बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना, एग्रेसिव हो जाना. इंसान क्या हो जाता है? एकदम एग्रेसिव हो जाता है और सामने वाले को मारने के लिए दौड़ता है इस डिसीज़ में. अगर किसी ने, जैसे वो पागल कुत्ता बोलते हैं ना, जैसे जिसको अगर रेबीज़ है ना, उसके शरीर पे खुजली तो होती है, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा भी, अगर कुछ गलत नज़र से भी देख लोगे तो वो आपके ऊपर चढ़ता है, बहुत गुस्सा आता है उसको. तो इसको बोलते हैं एक्सागरेशन. तो इसी तरीके से ये डिसीज़ अगर वो डॉग अपने को, इंसान को भी काट लेता है, ह्यूमंस को भी काट लेगा, तो अपने अंदर भी ये सिम्टम देखने को मिलेगा. मतलब अगर उसको हल्का सा भी बात समझ में नहीं आई किसी की, उसको अगर बुरा लग गया, तो वो मारने के लिए दौड़ेगा वो पेशेंट. किसका? रेबीज़ का पेशेंट.
तीसरी चीज़ हमने हाइड्रोफोबिया ऑलरेडी बात कर दी है, तो ये 3 सिम्टम दिखेंगे रेबीज़ के। उसके बाद आज हम बात करेंगे नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ के बारे में, मतलब इन्फेक्शियस डिसीज़ जितनी थी सारी हो गई। अब हम बात करेंगे नॉन इन्फेक्शियस। नॉन इन्फेक्शियस मतलब ये किसी बैक्टीरिया, वायरस या फंगस की वजह से ये डिसीज़ नहीं होती है, ये किसी और दूसरे कारणों की वजह से होती है, और ये डिसीजेस फैलती नहीं है, मतलब एक इंसान से या एक जानवर के थ्रू, किसी के भी थ्रू ये फैलती नहीं है। अगर किसी को है तो वो उसी को रहेगी, वो किसी को फैला नहीं पाएगा, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस। तो जो डिसीजेज फैलती नहीं है और बॉडी के अंदर होती है तो उसको हम नॉन इन्फेक्शियस बोलते हैं। सच डिसीजेज अराइज इन ह्यूमन बॉडी इटसेल्फ ड्यू टू सर्टन रीजंस, कुछ कारणों की वजह से ये इनसाइड हमारी बॉडी के अंदर अपने आप ही आ जाता है ये डिसीजेस। जैसे कि यहाँ पर हम पहला एग्जांपल देखेंगे कैंसर। कैंसर के बारे में आप लोग काफ़ी कुछ जानते हो। कैंसर क्या होता है, इसमें अनकंट्रोल्ड एबनॉर्मल सेल ग्रोथ इज़ कॉल्ड एज कैंसर। मतलब हमारे जो सेल्स है वो पता है आपको, वियरिंग एंड टीयरिंग प्रोसेस चलते रहता है हमारी बॉडी के अंदर, मतलब नए सेल्स बनते हैं, पुराने सेल्स डेड हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेल बनने की एक प्रोसेस है हमारे अंदर, माइटोसिस और मियोसिस नाम की। माइटोसिस स्पेशली माइटोसिस प्रोसेस हमारे, इसके थ्रू हम लोग नए नए सेल्स बनाते हैं। तो ये माइटोसिस के बारे में हम डिटेल में देखेंगे 10th स्टैंडर्ड में, ठीक है। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि भाई ये सेल डिवीजन का जो प्रोसेस है, सेल बनने का जो प्रोसेस है, ये एक पर्टिकुलर स्पीड होता है इसका, कि भाई एक दिन में इतने सेल्स ही बनने चाहिए। अगर ये बहुत सारे सेल्स बन गए और अपने बॉडी में कहीं एक पर्टिकुलर जगह पर जमा हो गए तो इसको बोलते हैं हम कैंसर हो गया। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स, सेल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में एबनॉर्मली तरीके से ग्रो हो जाएंगे और कहीं एक पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट में जाके जमा हो जाएंगे और वहाँ पर गांठें आ जाएगी। कभी कभी हमने सुना होगा ना, हमारी बॉडी के अंदर गांठें आ जाती है, ऐसे बड़े बड़े ढेकले हो जाते हैं, उसको इसको हम बोलते हैं कैंसर। एक तरीके से बोल सकते हैं, हर तरह की गांठ को हम कैंसर नहीं बोल सकते, ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। ग्रुप ऑफ लंप, लंप बोला है यहाँ पर, गांठें जो बोलते हैं ना हम लोग शरीर के अंदर, उसको बोलते हैं ग्रुप और लंप ऑफ कैंसरस सेल्स इज कॉल्ड एज मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो उसको एक तरीके से ट्यूमर कहा जाता है। ट्यूमर मतलब क्या हो जाता है, मास ऑफ मैनी इन्फेक्शियस सेल्स, बहुत सारे इन्फेक्शियस सेल्स है, गंदे वाले सेल्स है, एक पर्टिकुलर जगह पर जमा हो गए हैं और उसका टेक्सचर भी पूरा बिगड़ चुका है, मतलब एक तरीके से बड़े बड़े लंप्स आ जाएंगे हमारी बॉडी के अंदर, उसको हम बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर या मैलिग्नेंट सेल्स बोलते हैं उसको। कैंसर कैन ऑकर इन वेरियस ऑर्गन्स लाइक लंग्स, माउथ, टंग, स्टमक, ब्रेस्ट, यूटेरस, स्किन, टिश्यूज़। तो ये सारे टिश्यूज़ लाइक ब्लड के अंदर भी हो सकता है, ब्लड कैंसर भी है। तो ये सारे कैंसर के टाइप है और कहाँ कहाँ किस किस ऑर्गन्स में कैंसर हो सकता है, ये सारा यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद इसके कारण क्या है, रीजंस क्या होता है, कंजम्पशन ऑफ टोबैको, गुटखा, स्मोकिंग, ठीक है, अल्कोहलिज्म, लैक ऑफ फाइबर कंटेंट, तो टोबैको खाने की वजह से होता है, तो गुटखा खाने की वजह से होता है, या स्मोकिंग करते हैं जो लोग, अल्कोहल पीते हैं, या फिर किसी की बॉडी में जो डाइट है उसका जो लैक ऑफ फाइबर, फाइबर एक डाइट का प्रकार है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सारे है ना हमारे डाइट से मिलते हैं। वैसे फाइबर भी इंपॉर्टेंट होता है। तो फाइबर कहाँ से मिलता है हमको, फ्रूट्स और लीफी वेजिटेबल्स से मिलता है। अगर फ्रूट्स और लीफी वेजिटेबल्स हम नहीं खा रहे हैं तो हमारी डाइट में फाइबर की कमी आ जाएगी, जिसकी वजह से हमको ये कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है, एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ जंक फूड। जंक फूड ज़्यादा खाने से, जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब चीज़ें हो गई ना, ये खाने से भी क्या हो जाता है, हो सकता है कि किसी को कैंसर डेवलप हो जाए, तो इसलिए ये चीज़ें भी ज़्यादा खाना नहीं चाहिए। उसके बाद क्या होता है, हेरिडिटी एक रीज़न है इसका। हेरिडिटी मतलब क्या होता है, कुछ कैरेक्टर्स जो हमारे पेरेंट्स में से आए हैं, मतलब हमारे पेरेंट्स में किसी को वो डिसीज़ थी, उसके थ्रू बच्चों में भी आ गई, तो ये इसको बोलते हैं हेरिडिटी, पासिंग आउट ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मतलब पेरेंट्स में से बच्चों में कोई चीज़ें, कोई कैरेक्टर्स आते हैं, कोई अपीयरेंस आता है, तो उसको हम बोलते हैं कि भाई ये हेरिडिटी है, ठीक है। हेरिडिटी को और हम 9th और 10th में और ज़्यादा डिटेल में देखने वाले, बहुत अच्छा यूनिट होने वाला है ये हेरिडिटी का, तो ज़रूर हम देखेंगे इसको। उसके बाद सिम्टम क्या है कैंसर के, क्रोनिक कफ, हॉर्स वॉइस, डिफ़िकल्टी इन स्वालोइंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्रोनिक कफ मतलब बहुत लंबे समय तक यहाँ पर कफ, खांसी हो सकती है। अब ये तो एक टीबी का भी एक तरीके से सिम्टम है, तो इसको टीबी और इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो इसके अलावा और भी सिम्टम हमको देखने पड़ते हैं, सिर्फ एक सिम्टम के बेसिस पे हम जज नहीं कर सकते कि कौन सी डिसीज़ है। तो टीबी में भी लगभग ऐसे ही सिम्टम होते हैं, क्रोनिक कफ होता है। होर्स वॉइस मतलब आवाज़ जो हो जाती है उसका जो बेस बढ़ जाता है, मोटी आवाज़ निकल, ऐसा आवाज़ बड़ी आ जाती है उसमें, तो ये गले में थोड़ा सा आवाज़ का चेंज आ जाता है थोड़ा सा। उसके बाद स्वॉलोइंग, आप खाना खा रहे हो, चबा नहीं पाओगे, वो निगल नहीं पाते हैं कोई चीज़। इनक्यूरेबल स्कार, स्कार मतलब झुर्रियाँ वगैरह आ जाना, या फिर चेहरे का या स्किन का पूरा टेक्सचर बिगड़ जाता है, झुर्रियाँ आ जाती है, ठीक है, छोटे छोटे डॉट्स आ जाते हैं पूरी स्किन के ऊपर, तो ये सारा हो जाता है। लम्स इन ब्रेस्ट, जो गांठें होती है ब्रेस्ट में, चेस्ट में आ जाती है विमेंस के। उसके बाद हम बात करेंगे अनएक्सप्लेन वेट लॉस, मतलब अचानक से बहुत ज़्यादा वज़न कम हो जाना, तो ये भी एक तरीके का सिम्टम है किसका, कैंसर का। उसके बाद मॉडर्न डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट ऑफ
कैंसर को ठीक करने के लिए या पता लगाने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। डायग्नोसिस मतलब हमने बात की थी कल कि भाई किसी डिसीज़ का पता लगाने के लिए जो मेथड्स इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं डायग्नोसिस, ठीक है। और उसका ट्रीटमेंट क्या है कैंसर का, तो अलग अलग टेक्निक है यहाँ पर, जैसे सीटी स्कैन आपने सुना है, MRI स्कैन होता है, मेमोग्राफी होती है। मेमोग्राफी में हम लोग चेस्ट या ब्रेस्ट का हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, एक मशीन होती है, ठीक है। और बायोप्सी कर सकते हैं। बायोप्सी मतलब आप उसके टिश्यूज़ को कट करके सर्जिकल नाइफ से उसको हम लोग एनालाइज कर सकते हैं अंदर की तरफ कि भाई कोई कैंसरस सेल तो नहीं है, ठीक है। या तो फिर डायरेक्टली भी ब्रेस्ट का बायोप्सी करना पड़ सकता है, कभी कभी केसेस में ब्रेस्ट भी पूरा कट कर देते हैं। इन केस ऑफ ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो कन्वेंशनल मेथड्स है यहाँ पर, जैसे कि कीमोथेरेपी, पुराने ज़माने से जो शुरू से चलती आ रही है कीमोथेरेपी, मतलब कुछ केमिकल ड्रग्स के थ्रू इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। ड्रग्स या एक तरीके से मेडिसिन बोल दो आप, जैसे गोलियाँ वगैरह लेते हैं, कैप्सूल्स वगैरह कीमोथेरेपी में दिए जाते हैं। रेडिएशन थेरेपी मतलब कुछ एक्सरेस या हाई फ्रिक्वेंसी माइक्रोवेव्स या फिर कोई दूसरी गैमा रेस टाइप की कुछ रेज होती है जो हमारी बॉडी के ऊपर पास की जाती है पर्टिकुलर इंटेंसिटी पर, जिसकी मदद से वो सेल्स को हम क्या करते हैं, फिनिश कर सकते हैं, जो गंदे वाले सेल्स है ना, कैंसरस सेल है। दूसरा है सर्जरी करके उसको सेल्स को निकाल के बाहर फेंक दो, उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। लेकिन मॉडर्न टेक्निक्स क्या है, ये तो पुरानी टेक्निक हो गई। उसके बाद मॉडर्न टेक्निक्स क्या है आजकल, रोबोटिक एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। रोबोटिक मतलब इंसान नहीं करेगा, क्योंकि इंसान से गलती हो सकती है प्रिसीजन करने में, कटिंग करने में, या प्रॉपर हमको अगर एक भी सेल अगर अंदर रह जाता है तो वापस से वो ग्रो करना ही है, तो इसलिए क्या करते हैं हम रोबोट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मदद से वो प्रॉपर कट करके वो हमको उसको सेल को बाहर निकाल देगा। या फिर लेप्रोस्कोपिक मतलब क्या करते हैं, कुछ ऐसे सर्जिकल नाइफ्स है जो ऑटोमेटिक सर्जिकल नाइफ्स होते हैं जो डायरेक्टली अंदर जाके या नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसको बाहर निकाल सकते हैं हमारे कैंसरस सेल्स को। इसके बाद क्या है, अरे मुकेश के बारे में आपने सुना होगा, ये दिख रहा है, ये टोबैको, माउथ कैंसर, टोबैको खाने की वजह। टोबैको खाते हो? कंट्रोल डाइट हेल्प्स टू प्रिवेंट सम टाइप्स ऑफ कैंसर, मतलब अगर आप अपना डाइट कंट्रोल कर लेंगे तो ये आपको कभी भी कैंसर नहीं हो सकता। फिजिकल एक्सरसाइज करना जरूरी है। विथ मॉडर्न ट्रीटमेंट इज़ मोर बेनिफिशियल। अवॉइड एडिक्शन लाइक टोबैको, च्यूइंग, स्मोकिंग, ये सब चीज़ें नहीं करना है। उसके बाद दूसरी हम डिसीज़ बात करने वाले, तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन पूछा है, डू यू रिमेंबर एनी पर्सन ड्रिंकिंग द शुगर फ्री टी और अवॉइडिंग कंजम्पशन ऑफ स्वीट्स, व्हाट मे बी द पॉसिबल रीज़न फॉर दिस। तो क्या आपने ऐसे किसी इंसान को देखा है जो शुगर फ्री टी पीता है, भाई शक्कर वाली नहीं, फीकी चाय पीना, या फिर कोई भाई स्वीट नहीं खाता है। तो इनको क्या होता है, क्यों करते हैं ये लोग, क्योंकि इनके पास डायबिटीज़ नाम की एक डिसीज़ होती है, डायबिटीज़ मेलाइटिस नाम की एक डिसीज़ होती है, जो आजकल तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। तो ये डायबिटीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक हार्मोन होता है हमारी बॉडी के अंदर, इंसुलिन नाम का हार्मोन है, क्या किस तरीके से केमिकल लिक्विड होता है ये इसको बनाने का काम कौन करता है, हमारी बॉडी के अंदर पेंक्रियास होते हैं ना, आपने बॉडी स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, उसमें पेंक्रियास होते हैं, पेंक्रियास में से ये इंसुलिन नाम का एक हार्मोन सिक्रिट होता है। अब इसका काम क्या होता है, ब्लड में जो शुगर लेवल है, ग्लूकोज होता है ब्लड के अंदर, तो इसको कम ज़्यादा करने का काम, मेंटेन करने का काम कौन करता है, ये हार्मोन इंसुलिन करता है। अगर शुगर लेवल बढ़ जाता है तो इंसुलिन की मात्रा भी बढ़ानी पड़ेगी, और अगर शुगर लेवल एकदम से घट जाता है तो इंसुलिन की मात्रा बहुत ज़्यादा कम कर देनी पड़ेगी और कुछ मीठा खाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है। अब इंसुलिन अगर कंट्रोल नहीं कर पाती है बॉडी नेचुरली, तो उसको क्या करना पड़ता है अपने को, या तो बाहर से इंजेक्शन या फिर मेडिसिन या कुछ इस तरीके से हमको वो इंसुलिन सप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए भी ना बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स को मुशक्कत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, दिमाग लगाना पड़ता है कि इसको सभी क्या चाहिए, अगर शुगर लेवल लो हो गया तो क्या चाहिए, शुगर लेवल बढ़ गया तो क्या चाहिए। मतलब जो आप गोली खाते हैं ना, हम लोग डायबिटीज़ वाले जो पेशेंट गोली खाते हैं तो वो क्या खाते हैं, एक्चुअली में इंसुलिन खाते हैं। इंसुलिन क्या काम करेगा, शुगर लेवल को घटाने का काम करता है, ठीक है, शुगर लेवल को वो कम कर देगा। तो अब अगर शुगर लेवल बढ़ी है तो गोली खाओ, 2 गोली एक साथ खा लो तो नॉर्मल हो जाएगा। अब अगर शुगर लेवल घट गई तो गोली नहीं खानी है अपने को क्या करना है, मीठा कुछ खा लेना है, ठीक है, फ्रूट खा लेना है या कोई मीठी चीज़ खा लेनी है, जिसकी वजह से शुगर लेवल वापस से नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, डायबिटीज़ को, शुगर को कंट्रोल किया जाता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो ये अभी कंट्रोल है। इसके बाद थोड़ा बहुत कुछ न इसको इस तरीके से हम लोग एक्सटर्नली कंट्रोल तो कर सकते हैं, इस डिसीज़ को हम डायबिटीज़ बोलते हैं, ठीक है। इसके सिम्टम क्या होते हैं, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन एट नाइट, इंक्रीज ओबेसिटी और वेट लॉस। तो यहाँ पर आपको रात में कंटिन्यूसली टॉयलेट्स जाना पड़ सकता है। दूसरा क्या होता है, इंक्रीज ओबेसिटी मतलब क्या होता है, वज़न बढ़ जाना, मोटापा, मोटे हो जाते तो बहुत लोग मोटे हो जाते हैं, तो इंक्रीज वजन बढ़ जाता है, डायबिटीज़ की वजह से भी बढ़ जाता है या मोटापे की वजह से डायबिटीज़ भी हो जाता है कभी कभी, ठीक है। और दूसरा बात हमने की वेट लॉस हो जाता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा।
उसके बाद कारण क्या है, ये सिम्टम हो गए, क्या दिखेगा अगर डायबिटीज़ है तो, और रीज़न क्यों होता है वो। तो यहाँ पर एक तो हेरिडिटी है कि भाई हमको पेरेंट्स में से मिला जीन्स के थ्रू जेनेटिकली। दूसरा ओबेसिटी, अगर कोई मोटा इंसान है तो उसको ऑफ कोर्स किसी ने कभी ना कभी तो फ्यूचर में डायबिटीज़ होना ही है, अगर कोई बहुत ज़्यादा वजन है किसी का तो, ओवरवेट है तो। लेक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज आप करते ही नहीं हो, तो दिन भर बैठे रहते हो मोबाइल में यूज़ करते रहते हो, तो भाई आप खतरे में हो। एक्सरसाइज स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपको अगर एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करोगे, रोज़ थोड़ी बहुत एक्टिविटी नहीं करोगे, तो कभी ना कभी तो फ्यूचर में डायबिटीज़ होने वाला है। आजकल तो कॉमन हो गया है, 35-40 साल की उम्र में डायबिटीज़ इंसान को हो ही जाता है, अगर नहीं भी है तो जेनेटिकली। मेंटल स्ट्रेस, टेंशन लेते हैं ना एग्ज़ाम की हम लोग को, ठीक है। उसके बाद प्रिवेंटिव मेजर्स, क्या किया जाए कि इसको ठीक करने के लिए, या इससे कि भाई हमको डिसीज़ हो ही नहीं, एक बार हो गई तो फिर तो कोई इलाज नहीं है, दिन भर ज़िंदगी भर गोली खाते रहो। लेकिन अगर नहीं होनी चाहिए तो उसके लिए क्या चाहिए, प्रॉपर डाइट फॉलो करो, मेडिसिन लो, सही टाइम पर शुगर लेवल चेक करवाओ, कंटिन्यू रेगुलरली हर महीने शुगर लेवल करना चाहिए, चेक करवाना चाहिए, नॉर्मली ऐसा प्रेफर किया जाता है। एक्सरसाइज करना चाहिए, ठीक है। डॉक्टर से हमेशा कांटेक्ट में रहना चाहिए कि भाई हमको क्या करना है, अपनी हेल्थ के लिए अपने बारे में सोचते रहना है, ठीक है। तो ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स है डायबिटीज़ को। अब यहाँ पर एक इन्फैक्ट दिया गया है, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डायबिटीज़ पेशेंट्स इन द वर्ल्ड। मतलब दुनिया में जितने भी देश है, सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के पेशेंट यहाँ हैं, मेरा देश महान भारत, ठीक है। एट प्रेजेंट अप्रॉक्सीमेटली 7 करोड़ डायबिटीज़ पेशेंट्स आर प्रेजेंट इन द कंट्री। 7 करोड़, ये भैया आपका किताब है कम से कम, यहाँ अभी से 4 साल पुराना, 3 साल पुराना किताब है ये, तो इसमें 7 करोड़ बता रहे, तो लगभग अभी पकड़ के चलो 15 करोड़ तो ये गारंटी हो गया होगा अभी की अमाउंट, प्रेजेंट अमाउंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका ख़त्म, दैट्स इट।